अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज की इस मुख्तसर नशस्त में आपको यूके के वर्क के हवाले से, उसके रिज़ल्ट के हवाले से, उस प्रोसेस के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद आपके कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको भी शामिल करूंगा। चूँकि आज टाइम बहुत कम है इसलिए बड़ी ही मुख्तसर सी वीडियो है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं यूके के वर्क परमिट के हवाले से, ख़ास तौर पे जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के वर्क परमिट्स हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ही रैपिडली आ रहा है। तो इतना रैपिडली आ रहा है कि बग़ैर प्रायोरिटी फ़ी अदा किए प्रायोरिटी से बढ़कर रिज़ल्ट आ रहा है। ये एक एप्लीकेशन जो 13 तारीख को लॉन्च की गई थी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, उसका ये आपके पास एविडेंस आपको शो हो रहा है। और इसके अलावा जब ये 13 तारीख को लॉन्च होगी तो 14 तारीख को इस पर डिसीजन आ गया अप्रूवल का, यानी कि वेरी नेक्स्ट डे एम्बेसी से अप्रूवल आ गया। हालांकि 13 तारीख को ये लॉन्च होती है एप्लीकेशन और 14 तारीख को उसका अप्रूवल आ जाता है। इट्स वेरी अमेजिंग, सो क्विक। बंदा मतलब ये कि हैरान रह जाता है कि प्रायोरिटी बेस पे भी नहीं था, नॉर्मल और रूटीन की एप्लीकेशन थी और 14 तारीख को उसको अप्रूवल आ गया। 17 तारीख का उसका वीज़ा स्टैंप है और 17 तारीख को डिलीवर हो जाता है आके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। तो इतनी क्विक सर्विस जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी ने कर दी है, आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए ख़ास तौर पर वो वर्क परमिट्स जो प्रायोरिटी बेस शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट पे हैं वो बगैर प्रायोरिटी बेस के भी प्रायोरिटी पे अप्रूव हो रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन भी शामिल करने हैं। रमज़ान साहब कहते हैं जी कि सर हंगरी के लिए स्टेटमेंट कौन सी चाहिए। बेसिकली ये जो वीडियो हमने हंगरी की उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए की थी, उस उस पर इन्होंने कमेंट किया है। प्रॉबेबली इन्होंने स्कॉलरशिप के हवाले से कमेंट किया है या कि जनरल जो है वो वीज़ा और विजिट केस में उन्होंने कोई डिटेल नहीं लिखी। उनका सिर्फ एक ही जुमला है कि सर हंगरी के लिए स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए। तो जनाब अगर तो आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो फिर आपको किसी स्टेटमेंट की, अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो फिर आपको स्टेटमेंट की वक्ती तौर पे ज़रूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स की स्टेटमेंट भी लग सकती है। उसके बाद जनाब आते हैं तारिक महमूद साहब। ये कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन सर। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी निगाह रहती है हमारी वीडियोस पे और अगर आप इसमें कोई फॉल्ट देखें, कोई नुक्स देखें तो आप हमें ज़रूर आगाह करें। आगे जनाब यूज़र आईडी से एक क्वेश्चन है और ये सवाल जो है ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। नॉर्मली हम ऐसे सवाल इग्नोर करते हैं कि जिन पे नाम नहीं लिखा जाता। बेशक आप यूज़र आईडी इस्तेमाल करें लेकिन अपना नाम ज़रूर बताया करें ताकि हमें आसानी हो आपको रिस्पॉन्ड करने में। तो जनाब कहते हैं कि सर क्या जॉर्जिया एयरपोर्ट पर असाइलम कर सकते हैं। जी मेरा ख्याल है जॉर्जिया एयरपोर्ट पर असाइलम करना आपके लिए रिस्की। आप बिल्कुल वहाँ पे एंटर हो जाएं जॉर्जिया में और वहाँ पे आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं असाइलम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स में, यानी कि वजारत दाखिला जो उनकी है वहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हैं। 4 महीने में आपका इंटरव्यू आ जाएगा। फिर आपने जो भी आपके पास एविडेंस हैं, जो भी आप की स्टोरी है वो आपने वहाँ पे बयान करनी है। आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी पॉसिबल है वहाँ पे और जो भी आपने बताना है वो वहाँ पे इंटरव्यू में बताएंगे। ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के 4 महीने में हो जाता है नॉर्मली तौर पर जो रूटीन है। उसके बाद 6 महीने में आपका केस रिव्यू होगा, क्योंकि पहले एप्लीकेशन जो हुई होती हैं उनका पहले रिजल्ट आता है और फिर आपका 6 महीने में केस रिव्यू होता है। लेकिन बाज़ का 6 महीने में भी अगर बैकलॉग है तो नहीं हो सकता और ये बढ़ कर मैक्सिमम 9 महीने तक चला जाता है। 9 महीने तक आपका केस सम हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा और उसके बाद 21 महीने में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये है जॉर्जिया की सिचुएशन। आप को रिकमेंड तो यही करूँगा कि आप उसको एयरपोर्ट पे करने के बजाय आप जॉर्जिया में दाखिल होके फिर आप असाइलम अगर करना चाहते हैं तो असाइलम करें। और चूंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा आप एविडेंस भी कलेक्ट कर लें, मंगवा लें कहीं से। अगर आप अपनी कंट्री से फ्ली करके आए हैं तो कहीं आप किसी न किसी रवाबत से जो जो मैक्सिमम आप अपनी फेवर में, अपनी स्टोरी के फेवर में कह सकते हैं तो वो आप उसके साथ सबूत ज़रूर पेश कीजिएगा। ये थी जनाब आज की मुख्तसर नशिस्त। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।